Hello, dear UPSC EPFO aspirants. So, guys, if you're preparing for UPSC EPFO EOAO or APFC exam in the year 2025, this session is for you. तो guys, इस सीरीज में हम डेली आपके लिए 15 क्वेश्चंस लेके आते हैं so that you can practice different components of your exam. And this is your lecture 3 for your general English part. तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट. तो guys, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पिछले सालों में आता रहा है एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम. तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट को आज हम प्रैक्टिस करेंगे एंड वी विल डिस्कस एंड वी विल सी हाउ टू tackle such questions with the help of grammar and grammatical concepts. चलिए guys, तो don't forget to like the session and don't forget to subscribe if you are here for the first time. तो सबसे पहले गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने कोर्सेज के बारे में बता देता हूँ. गाइज ये हमारे 3 स्पेशल कोर्सेज हैं जो हमने ईपीएफओ के लिए लॉन्च किए हैं. पहला है हमारी टेस्ट सीरीज, दूसरा है हमारा स्पेशल सब्जेक्ट्स कोर्स और तीसरा है हमारे मास्टर कोर्स. एंड योर एम टू सक्सेस यू कैन स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम हेयर. आप कैसे एनरोल कर सकते हो इन कोर्सेज में, लेट मी टेल यू अ लिटिल फर्दर अबाउट दीज कोर्सेज. वैसे तो इन कोर्सेज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, बट लेट मी शो यू अ वेरी सिंपल वे ऑफ डूइंग गोइंग अबाउट इट. आपको बस क्या करना है, अपने ब्राउज़र पे जाके क्या टाइप करना है, edutap.in. आप जैसे ही edutap.in टाइप करेंगे आप सीधा हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे. दिस इज़ आवर लैंडिंग पेज और इसमें आपको हमारे अलग अलग कोर्सेज यहाँ पे दिखेंगे. तो इसमें सेकंड रो में जो फर्स्ट टैब है यूपीएससी ईपीएफओ कोर्सेज, आप इस पर क्लिक कीजिए, स्क्रॉल डाउन कीजिए एंड यू कैन सी द कोर्सेज दैट वी हैव लॉन्च्ड फॉर यू. सो ये हैं हमारे आपके कोर्सेज यूपीएससी ईपीएफओ 2025 टेस्ट सीरीज. अगर आपने पूरी प्रिपरेशन कर ली और आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो यू कैन यूज दिस टेस्ट सीरीज. इस पे अभी 57% डिस्काउंट है. यू कैन यूज कोड यूपीएससी 57. अगर आपको सिर्फ स्पेशल सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, फॉर एग्जांपल मान लो आपने क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश और ये सब कवर कर रखा है, आपको स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटेंसी, सोशल सिक्योरिटी, आईआर, लेबर लॉज, कंप्यूटर अवेयरनेस, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, ये करने हैं सिर्फ, तो यू कैन ज्वाइन दिस स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स. इस पे भी आपको फ्लैट 57% डिस्काउंट मिल रहा है विद द कूपन कोड यूपीएससी 57. और ये है गाइज हमारा मास्टर कोर्स. इसमें ये है हमारा एक वन स्टॉप सोल्यूशन जिसमें आपको सब कुछ मिलता है अपने एग्जाम से रिलेटेड. सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी आपको हर सब्जेक्ट के लिए, इंक्लूडिंग क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, एवरीथिंग, आईआर, लेबर लॉ, स्टैटिस्टिक्स, ये सारा मतलब इसमें ये वाला सब इंक्लूडेड है. देखो मतलब बेसिक डिफरेंस क्या है गाइज, मास्टर कोर्स में टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, मास्टर कोर्स में स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स भी इंक्लूडेड है और उसके साथ साथ क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश ये सब इंक्लूडेड है इसमें. तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी, कॉन्सेप्ट नोट्स मिलेंगे हर हर सब्जेक्ट के लिए, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हैं ही, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे अपने एग्जाम के प्रैक्टिस के लिए. और इस पे भी आपको फ्लैट 57% डिस्काउंट मिल रहा है विद द कूपन कोड यूपीएससी 57. सो कम जॉइन अस, स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड स्ट्रीमलाइन योर जर्नी विद अस. ठीक है, चलिए गाइज, तो आज हम टॉपिक शुरू करते हैं अपना सेंटेंस इंप्रूवमेंट. सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या होता है गाइज, आपको ये बेसिकली दिस इज अगेन अ टेस्ट ऑफ योर ग्रामर एंड कॉन्टेक्स्ट, कि आपको कॉन्टेक्स्ट देख के और आपको ग्रामेटिकल सेंस लगा के, मतलब सिंटेक्स देख के आपको ये चूज करना होता है कि एक सेंटेंस आपको गिवन होगा, उसमें कुछ पार्ट वो आपको बोल्ड करके दे देगा और वो आपसे पूछेगा कि बताओ अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस इज ग्रामेटिकली प्रैक्टिकल एंड वाइबल इन द गिवन ऑप्शंस. तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्वेश्चंस आते हैं और इनको हम सॉल्व भी करेंगे अभी साथ साथ. तो जैसे ये क्वेश्चन है गाइस, आपको एक सेंटेंस दे दिया उसने और उसमें कुछ पार्ट उसने बोल्ड करके दिया हुआ है, देखो ये वाला पार्ट, और आपको बताना है कि इस पार्ट के जो उसने नीचे 4 रिप्लेसमेंट दिए हैं और आपको बताना है इनमें से कौन सा रिप्लेसमेंट यहाँ पे सही बैठता है. तो चले गए, शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिएगा एंड दिस विल हेल्प यू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस फॉर योर एग्जाम. तो पहला क्वेश्चन है, डिस्पाइट द कमेटी हैविंग मेट मल्टीपल टाइम्स एंड डिस्कस द ग्रीवेंसेस एट लेंथ, द रेजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट still remain elusive. The resolution of the dispute still remain elusive. अब मुझे अब इसने ऑप्शन दिए थे, the resolution of the dispute still remains elusive, the disputes resolution, guys, disputes resolution still remain elusive, the disputes resolution still remains elusive, या the resolution of the dispute still elusive remain. अब गाइज देखो, डिस्प्यूट में हम अपोस्ट्रॉफी नहीं लगा सकते बिकॉज इट्स अ नॉन लिविंग एंटिटी, तो ये हम एलिमिनेट कर सकते हैं. अब बचा था अपने पास हमेशा ना इसमें एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड. हमेशा पहले क्या करो, उन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो जो आपको क्लियरली दिख रहे हैं दे कैन नॉट फिट हेयर एट एनी कॉस्ट. तो ये तो यहाँ पे आ ही नहीं सकते थे. बचा अपने पास ऑप्शन ए और ऑप्शन डी. तो अब ऑप्शन ए और डी में क्या था, द रेजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट. अब डिस्प्यूट
इज सिंगुलर, तो यहाँ पे रिमेन नहीं रिमेन्स आना चाहिए था, रिमेन्स इल्यूसिव। यहाँ पे इल्यूसिव रिमेन का कोई सेंस ही नहीं बनती, तो यहाँ पे योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे आप अंडर 30 सेकेंड्स इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो ऐसे ही आज हम 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस सेशन में, एंड विल सी how it can help you in your preparation, and it will boost your confidence for your grammatical part of this language. चले गए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नॉट ओनली डिड द रेगुलेटर फेल टू इम्पोज टाइमली सैंक्शंस बट ऑल्सो इट ओवरलुक्ड सेवरल रेड फ्लैग्स दैट वर एविडेंट टू इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स। Not only did the regulator fail to impose timely sanctions, but also it overlooked several red flags that were evident to independent observers. And also, गाइज अगर आपको ये पता है कि नॉट ओनली का पेयर सिर्फ किसके साथ बनता है, बट ऑल्सो के साथ, तो ये एंड ऑल्सो वाले तो आप शुरू में ही एलिमिनेट कर सकते हो, एंड ऑल्सो, तो ऑप्शन ए और डी तो शुरू में ही एलिमिनेट हो गए, बचे बी और सी। बट ऑल्सो इट हैज़ ओवरलुक्ड सेवरल फ्लैग्स या बट ऑल्सो ओवरलुक्ड सेवरल फ्लैग्स। अब गाइज अगर आपको सिंक रूल पता है, सिंक रूल क्या कहता है, सिमिली रूल बोलते हैं, सिंक रूल बोलते हैं, ये कौन से पेयर में लगता है, ये 3 पेयर में यूज होता है। कौन से पेयर्स हैं, आइदर और, नीदर नॉर एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, ये याद रखना गाइस। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो भी पार्ट ऑफ स्पीच आइदर के साथ आएगा या नीदर के साथ आएगा या नॉट ओनली के साथ आएगा, वही पार्ट ऑफ स्पीच और नॉर या बट ऑल्सो के साथ भी आना चाहिए। मतलब क्या है, जैसे देखो नॉट ओनली के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे डिड आ रहा है, मतलब वर्ब आ रही है, और यहाँ पे बट ऑल्सो के बाद क्या लगा रहा है, वो इट। इट क्या है, एक प्रोनाउन। इसका मतलब ये सेंटेंस सिंक में नहीं है। जब बट ऑल्सो के बाद भी एक वर्ब होगी तब ये सिंक में होगा। तो बट ऑल्सो इट हैज ओवरलुक्ड या बट ऑल्सो ओवरलुक्ड, ओवरलुक्ड है वर्ब यहाँ पे आपके लिए। तो क्या हो गया हमारा ये, यहाँ पे इट हैज ओवरलुक्ड नहीं, बट ऑल्सो ओवरलुक्ड सेवरल रेड फ्लैग्स आएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन सी वॉज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे एलिमिनेट करके और विद कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। चलिए गाइस आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द पेंडेमिक हैज अंडरस्कोर्ड नॉट merely the fragility of healthcare systems but also how economic inequality exacerbates access to essential services. Yes guys, इसमें भी सेम रूल है गाइस। ये देखो नॉट मेयरली वाला और वही वाला बट ऑल्सो वाला, नॉट ऑल्सो या नॉट मेयरली, देखो नॉट ओनली, नॉट ऑल्सो, नॉट मेयरली। ठीक है, ये जो आपको होता है ना गाइस, इनमें आपको वही सिंक रूल फॉलो करना पड़ता है। तो द पेंडेमिक हैज अंडरस्कोर्ड नॉट मेयरली द फ्रेजिलिटी ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम्स, के कितने फ्रेजाइल हैं हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स, बट ऑल्सो हाउ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एग्जैसरबेट्स access to essential services, but also how economic inequality is exacerbated by access to essential services, but as well तो हो ही नहीं सकता, but how also does not make any sense। यहाँ पे करेक्ट था guys। अब देखो वही रूल आता है, अब नॉट मेयरली के बाद जब द आ रहा है, आर्टिकल आ रहा है, बट ऑल्सो के बाद भी क्या होना चाहिए था, द होना चाहिए था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। ये देखो, but also the extent to which economic inequality exacerbates access to essential services, ये बनेगा यहाँ पे टू मेक द सेंटेंस इन, मतलब सिंक में होना, दोनों पार्ट को सिंक में होना जरूरी है। सो द पेंडेमिक हैज अंडरस्कोर्ड नॉट merely the fragility of healthcare systems but also the extent to which economic inequality exacerbates access to essential services। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट अगर पता नहीं होंगे ना गाइस, तो फिर एग्जाम में गलतियां नहीं ढूंढ पाओगे। तो कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से बिल्ड करके जाना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। द रिसर्च फाइंडिंग्स विच वर एक्सपेक्टेड टू रेवोल्यूशनाइज क्लाइमेट पॉलिसी वाज अनफॉर्चुनेटली मिसरिप्रेजेंटेड इन पब्लिक डिस्कोर्स। मुझे तो गलती समझ आ रही है गाइस, यहाँ पे आपको दिख रही है गलती। सब्जेक्ट क्या था यहाँ पे, द रिसर्च फाइंडिंग्स। फाइंडिंग्स क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल के लिए हम क्या यूज करते हैं गाइस, वॉज यूज करेंगे या वर। तो पहले तो यहीं से ऑप्शन मिल गया हमें, वॉज नहीं आ सकता, हैड नहीं आ सकता, नहीं हैड आ सकता है। देखते हैं, द रिसर्च फाइंडिंग्स विच वर एक्सपेक्टेड टू रेवोल्यूशनाइज क्लाइमेट पॉलिसी
were unfortunately misrepresented in the public discourse, were unfortunately misrepresent, were के साथ नहीं, misrepresent नहीं, misrepresented, या had unfortunately been represented in the public discourse. हैड बीन, यहाँ पे हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज करते हैं गाइज, यहाँ पे इस सेंस ठीक नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. द रिसर्च फाइंडिंग्स विच वर एक्सपेक्टेड टू, यहाँ पे भी देखो वर आ रहा है यार, which were expected to revolutionize climate policy were unfortunately misrepresented in public discourse. तो ऑप्शन बी was your correct answer. ठीक है, चलेगा. इस क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं. Although the plan's implementation encountered several logistical hurdles, yet the officials maintained a पॉजिटिव आउटलुक थ्रू आउट द प्रोसेस. अब गाइज ऑल्दो के साथ, अब ये आपको पता होना चाहिए, कॉमा और येट दोनों नहीं आ सकते, दोनों में से कोई एक आता है. तो ये यही यहाँ पे गलती थी जो मुझे पता है, यहाँ पे जो गलती लग रही है. तो एंड तो आ ही नहीं सकता ऑल्दो के साथ. ठीक है, येट डिड द ऑफिशियल्स मेंटेन नहीं. अब यहाँ पे बी या डी ही बन सकता था कॉमा के साथ. द ऑफिशियल्स हैड येट मेंटेन्ड या द ऑफिशियल्स मेंटेन्ड. Although the plan's implementation encountered several logistical hurdles, guys याद रखना, दो या although कभी सेंटेंस की स्टार्टिंग में आता है ना तो उसके साथ या तो आप कॉमा यूज कर सकते हो या फिर आप येट यूज कर सकते हो, दोनों यूज नहीं कर सकते. ठीक है, तो यहाँ पे कॉमा और येट दोनों नहीं आएंगे, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, कॉमा के बाद येट हट जाएगा. द ऑफिशियल्स हैड येट मेंटेन्ड नहीं, द ऑफिशियल्स मेंटेन्ड a positive outlook throughout the process. So although the plan's implementation encountered several logistical hurdles, the officials maintained a positive outlook throughout the process. तो ऐसे कॉन्सेप्ट जब तक नहीं पता होंगे ना, वहाँ गलतियां भी नहीं दिखेंगे आपको. चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. हैड द अथॉरिटीज रिस्पॉन्डेड विद अर्जेंसी, मच ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज वुड हैव बीन एवर्टेड. हैड द अथॉरिटीज रिस्पॉन्डेड विद अर्जेंसी, अच्छा ये कंडीशनल सेंटेंस है कि अगर अथॉरिटीज ने टाइम पे रिस्पॉन्ड किया होता, अर्जेंटली रिस्पॉन्ड किया होता, अर्जेंसी के साथ रिस्पॉन्ड किया होता, मच ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज वुड हैव बीन अवर्टेड. मच ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज वुड हैव बीन अवर्टेड, much of the infrastructural damage would have averted, much of the infrastructural damage could have averted, या much of the infrastructure will have been averted. अब ये देखो will have been नहीं आ सकता, could have averted नहीं आ सकता. क्यों? क्योंकि जब हम कंडीशनल सेंटेंस बनाते हैं तो had plus V3 और इधर क्या आता है would have plus V3. तो would have averted या would have been averted, तो यहाँ पे क्या रहेगा, much of the infrastructural damage would have been averted. तो infrastructure damage नहीं, would have averted नहीं गाइज, इसमें नो एरर है, ये बिल्कुल ठीक है. मच ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज वुड हैव बीन अवर्टेड, ये बिल्कुल ठीक था. इसमें ऑप्शन ही सारे गलत दे रखे थे उसने. वुड हैव बीन अवर्टेड, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह इंफ्रास्ट्रक्चरल होना चाहिए था, यहाँ पे ये गलती होगी. तो हम ये मान सकते हैं ऑप्शन ए वॉज योर करेक्ट आंसर, बट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चरल आएगा यहाँ पे. मच ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज वुड हैव बीन अवर्टेड, ये था यहाँ पे करेक्ट आंसर. चलेगा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द मिनिस्टर अलॉन्ग विद सेवरल सीनियर एडवाइजर्स हैव बीन समन टू टेस्टिफाई बिफोर द एथिक्स कमेटी नेक्स्ट वीक. अब गाइज ये पहला कॉन्सेप्ट था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, जो मैंने आपको कोर्स में सिखाया है. 1+1 करने की एबिलिटी सिर्फ किसके पास होती है, मतलब दो नाउन्स को कंजंक्शन सब्जेक्ट सिर्फ कौन बना सकता है, एंड. यहाँ पे बीच में क्या आ रहा है, अलॉन्ग विद, तो इसका मतलब सीनियर एडवाइजर सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट सिर्फ कौन है, मिनिस्टर, और मिनिस्टर सिंगुलर है, तो यहाँ पे हैव नहीं, क्या आना चाहिए था, हैज. तो पहली गलती यहीं से थी, हैव नहीं आ सकता, हैज बीइंग नहीं होता कुछ भी, हैज बीइंग कुछ नहीं होता, वर समन नहीं हो सकता. The clear answer is option C. The minister along with several senior advisors has been summoned to testify before the ethics committee next week. तो यहाँ पे have been की जगह क्या रहेगा, has been summoned. So that is the correct answer. चलेगा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. While the study offers a comprehensive analysis of the data, its conclusions, however, remain speculative and unsubstantiated. वाइल द अच्छा, इसमें तो मुझे गलती दिख गई है यहाँ पे, आप देखते हैं आपको गलती मिलती है या नहीं. वाइल द स्टडी ऑफर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव, वाइल द स्टडी, देखो यहीं से हिंट मिल रही है, ऑफर्स आ रहा है, सिंगुलर है ना स्टडी, तो वाइल द स्टडी, स्टडी मतलब रिसर्च, वाइल द स्टडी ऑफर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ द डेटा, इट्स कंक्लूजन्स
however remain speculative and unsubstantiated. Its conclusions, however, remain speculative. Its conclusions remain, however, speculative. Its, however, conclusions remain speculative. However, its conclusions remain speculative. तो guys, आई थिंक इसमें हावेवर बीच में नहीं आएगा, यहाँ पे इट्स कंक्लूजन्स रिमेन्स हावेवर नहीं, करेक्ट आंसर इज इट्स कंक्लूजन्स हावेवर रिमेन स्पेक्यूलेटिव. तो व्हाइल द स्टडी ऑफर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ द डेटा, इट्स कंक्लूजन्स हावेवर रिमेन स्पेक्यूलेटिव. ये बिल्कुल यूं कहीं बिल्कुल ठीक था गाइस. तो यही ऑप्शन था आपका, ऑप्शन नंबर ए, एंड दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट एज इट इज. तो व्हाइल द स्टडी ऑफर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ द डेटा, अब यहाँ पे कंक्लूजन्स की बात हो रही है. Its conclusions, however, remain speculative and unsubstantiated. So, option A is your correct answer. चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं. In the event that the legislation is passed, industries will be mandated to disclose emissions data more transparently. इन द इवेंट के अगर लेजिस्लेशन पास हो गया, इंडस्ट्रीज विल बी मैंडेटेड, मतलब दे विल बी फोर्स टू डिस्क्लोज एमिशंस डेटा मोर ट्रांसपेरेंटली. इंडस्ट्रीज विल हैव टू डिस्क्लोज emissions data more transparently. Industries would have disclosed, no sense. Industries would be mandated for disclosing emissions data. या industries are mandated. देखो ये hypothetical बात कर रहा है यहाँ पे. In the event कि अगर ऐसा हो जाए तो will have to disclose, the legislation is passed. यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ पे क्या रखा जाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट. तो वुड बी मैंडेटेड नहीं, विल हैव टू डिस्क्लोज या विल बी मैंडेटेड. तो यहाँ पे क्या आएगा, विल हैव टू डिस्क्लोज डेटा मोर ट्रांसपेरेंटली. अब ये फर्स्ट कंडीशन, रियलिस्टिक कंडीशन की बात हो रही है गाइस. इसमें क्या होता है, जब इफ वाले मतलब कंडीशनल क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, तो मेन क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट यूज किया जाता है. तो विल हैव टू डिस्क्लोज. तो इन द इवेंट दैट द लेजिस्लेशन इज पास, इंडस्ट्रीज विल हैव टू डिस्क्लोज एमिशंस डेटा मोर ट्रांसपेरेंटली. तो ये आपका ऑप्शन था. ठीक है, वुड बी मैंडेटेड या वुड हैव डिस्क्लोज्ड ये, या आर मैंडेटेड, दे वुड नॉट सिट है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस. चलिए गाइस, ब्लैंक नंबर 10 पे चलते हैं. नीदर द डायरेक्टर नॉर हिज सबॉर्डिनेट्स वॉज विलिंग टू एडमिट. अच्छा, ये बोल्ड करना रह गया, सॉरी. ये है इसका बोल्ड पार्ट गाइस. Neither the director nor his subordinates was willing to admit responsibility for the oversight that resulted in regulatory penalties. अब नीदर नॉर में हमने क्या सीखा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, अगर नीदर नॉर के साथ दो अलग अलग नाउन जुड़े हैं, तो अगर और एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है, तो जो नाउन वर्ब के ज़्यादा नज़दीक होता है वो उसको इन्फ्लुएंस करता है. तो नीदर द डायरेक्टर नॉर हिज सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट्स के साथ क्या आना चाहिए था, वॉज या वर. तो यहाँ पे आना चाहिए था वर, और वो वर एक ही ऑप्शन में था, एंड दैट इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी. नीदर द डायरेक्टर नॉर हिज सबॉर्डिनेट्स, सबॉर्डिनेट्स के लिए क्या लगेगा, वर विलिंग टू एडमिट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ओवरसाइट दैट रिजल्टेड इन रेगुलेटरी पेनल्टीज. अगर ये उल्टा होता, सबॉर्डिनेट्स पहले होता, डायरेक्टर बाद में होता, तो वॉज विलिंग आता. लेकिन अगर सबॉर्डिनेट्स क्लोज हैं वर्ब के, तो वो उसको इन्फ्लुएंस करेगा. तो यहाँ पे वॉज की जगह क्या रहना चाहिए था, वर, और वही आपका आंसर भी था. तो ऑप्शन बी वॉज योर करेक्ट आंसर. चलेगा इस नेक्स्ट ब्लैंक पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द रिफॉर्म्स वाइल एम्बिशियस इन इंटेंट lacks the institutional backing required for meaningful implementation. रिफॉर्म्स की बात हो रही है गाइस यहाँ पे, राइट. रिफॉर्म्स, अब रिफॉर्म्स प्लूरल है, प्लूरल के लिए वर्ब सिंगुलर लगेगी या प्लूरल, तो लैक्स की जगह क्या आना चाहिए था, लैक. तो वहीं से मेरे को पहली गलती मिल गई हमें अपनी. तो कि जिसमें लैक्स है, आर लैकिंग कुछ होता नहीं है. ठीक है, इसमें भी लैक्स है, तीनों ही ऑप्शन कट गए, एंड दैट्स योर आंसर. द रिफॉर्म्स वाइल एम्बिशियस इन इंटेंट लैक द इंस्टीट्यूशनल बैकिंग. आर लैकिंग, ये लैक को लैकिंग कभी यूज नहीं करते, और लैक्स सिंगुलर के लिए यूज होता है. तो ये ए और डी वैसे एलिमिनेट हो गए अपने. तो द रिफॉर्म्स वाइल एम्बिशियस इन इंटेंट लैक द इंस्टीट्यूशनल बैकिंग रिक्वायर्ड फॉर मीनिंगफुल इम्प्लीमेंटेशन. तो गाइस, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, और सही से आपने प्रैक्टिस किया होगा उनको, तो ये क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होते हैं फिर आपसे एग्जाम में. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. बाय द टाइम द ऑडिटर्स हैड अराइव्ड, द फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैड ऑलरेडी बीइंग टेम्पर्ड विद एंड वाइटल इंफॉर्मेशन रिमूव्ड. ठीक है, कि जब तक ऑडिटर्स वहां पहुंचते, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ हो चुकी थी और वाइटल इंफॉर्मेशन को निकाला जा चुका था. तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था,
अब ये बाय द टाइम अगर आपने टेंसेस में पढ़ा है तो बाय द टाइम्स ऑडिटर्स हैड अराइव्ड द फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स had already been tampered with, had already been tampered, had already tampered with, और had already नहीं, had already tampered, एविडेंस डॉक्यूमेंट्स ने थोड़ी टेम्पर किया, वर ऑलरेडी बीइंग टेम्पर्ड नहीं, क्या आएगा गाइज, हैड ऑलरेडी बीन टेम्पर्ड विद या हैड ऑलरेडी बीन टेम्पर्ड। तो यहाँ पे गाइज याद रखना, यहाँ पे क्लियर आंसर है, टेम्पर के साथ हमेशा विद यूज होता है, तो ऑप्शन ए इज योर क्लियर आंसर। तो बाय द टाइम द ऑडिटर्स हैड अराइव्ड द फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैड ऑलरेडी बीन टेम्पर्ड विद एंड वाइटल इंफॉर्मेशन रिमूव्ड। ठीक है, तो ऑप्शन ए वॉज योर करेक्ट आंसर। सर बी क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि टेम्पर के साथ विद लगाया जाता है, हमेशा छेड़छाड़ किसी चीज़ के साथ की जाती है। सो द फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैड ऑलरेडी बीन टेम्पर्ड विद, बीइंग नहीं, बीइंग हैड के साथ बीइंग आ ही नहीं सकता, तो हैड ऑलरेडी बीन टेम्पर्ड विद एंड वाइटल इंफॉर्मेशन रिमूव्ड। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। द कंपनीज ग्रोथ ट्रेजेक्टरी दो इम्प्रेसिव ऑन पेपर बिलाए डीपर स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसीज इन ऑपरेशंस। फिर से मुझे गलती समझ आ गई शुरू में ही। देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अगर आपका अच्छा है ना गाइस, आपकी 50% मिस्टेक्स आप वैसे ही ढूंढ लेते हो, तो उस टॉपिक को अच्छे से कवर करके जाना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को। देखो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, द कंपनीज ग्रोथ ट्रेजेक्टरी की बात हो रही है। सो द कंपनीज ग्रोथ ट्रेजेक्टरी दो इम्प्रेसिव ऑन पेपर, बिलाए आएगा या बिलाइज आएगा। अब अगर हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो हमें वर्ब में वर्ब को सिंगुलर रखना पड़ेगा। सो द कंपनीज ग्रोथ ट्रेजेक्टरी दो इम्प्रेसिव ऑन पेपर बिलाइज डीपर स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसीज इन ऑपरेशंस। तो इसमें बिलाइज है तो बिलाई कट गया, बिलाइज डीपर स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसीज, बिलाइज डीपर इनएफिशिएंसी नहीं, हटा कैसे देंगे, हम चेंज तो कर ही नहीं सकते। बिलाइज डीपली स्ट्रक्चरल नहीं, डीपली डज नॉट मेक एनी सेंस, तो बिलाइज डीपर स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसीज इन ऑपरेशंस। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। सो द कंपनीज ग्रोथ ट्रेजेक्टरी दो इंप्रेसिव ऑन पेपर बिलाइज डीपर स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसीज इन ऑपरेशंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। That the manager neither acknowledged his error nor offering any apology अर्ग्ड द टीम मेंबर्स फर्दर। अर्ग्ड मतलब उनको और इरिटेट कर देना कि भाई मैनेजर ने ना तो अपनी गलती मानी, ना ही कोई ना माफ़ी मांगी, ना अपॉलॉजी की। इससे क्या हुआ, टीम मेंबर्स और इरिटेट हो गए। तो ये वही देखना, द मैनेजर नीदर एक्नॉलेज्ड। अब नीदर के बाद के मैंने आपको बताया था ना, आइदर और, नीदर, नॉर और नॉट ओनली बट ऑल। नीदर के बाद क्या रहा है, एक्नॉलेज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, नॉर ऑफरिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये सिंक में नहीं है, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, ऑफर्ड होना चाहिए था। दैट द मैनेजर नीदर एक्नॉलेज्ड हिज एरर नॉर ऑफर्ड एनी अपॉलॉजी। तो है इसमें नॉर ऑफर्ड, यस, नॉर ही हैड ऑफर्ड नहीं हो सकता, नॉर वॉज ऑफरिंग नहीं हो सकता, नॉर ही ऑफर्ड, क्योंकि सिंक में भी तो लाना है। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, यहीं से दिख गया था मुझे। तो दैट द मैनेजर नीदर एक्नॉलेज्ड हिज एरर नॉर ऑफर्ड एनी अपॉलॉजी अर्ग्ड द टीम मेंबर्स फर्दर, के मैनेजर ने ना तो अपनी गलती मानी ना ही सॉरी बोला, इसकी वजह से टीम मेंबर्स क्या हो गए, और इरिटेट हो गए। सो दैट द मैनेजर नीदर एक्नॉलेज्ड हिज एरर नॉर ऑफर्ड एनी अपॉलॉजी अर्ग्ड द टीम मेंबर्स फर्दर। तो यहाँ पे नीदर के बाद जब वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, नॉर के बाद भी क्या होनी चाहिए थी, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी, विच इज ऑफर्ड। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। अब सोच रहे हो सर नॉर ही हैड ऑफर्ड क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि हमें सिंक में भी तो रखना है ना, नीदर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, नॉर के बाद भी क्या आ रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आनी चाहिए। चलिए गाइस आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, आगे और भी सेशंस करेंगे ऐसे हम, बट दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। तो इट इज इम्पेरेटिव दैट एवरी एप्लीकेंट सबमिट देयर क्रेडेंशियल्स बिफोर द डेडलाइन इन ऑर्डर टू बी कंसिडर्ड फॉर the fellowship. It is imperative that every applicant, every, याद है गाइस वो 12 वर्ड, ईच, एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, इनके साथ वर्ब क्या रहती है, ईच, एवरी, एनी। वर्ब हमेशा सिंगुलर रहती है और कॉरस्पॉन्डिंग प्रोनाउन भी सिंगुलर रहता है। तो सबमिट प्लूरल है, यहाँ पे सबमिट की जगह सबमिट्स होना चाहिए था, पहली गलती यही थी। तो देख लो किस किस में सबमिट्स नहीं है,
बी में नहीं है, डी में नहीं है, ए और सी में है, सबमिट्स देयर क्रेडेंशियल्स या सबमिट्स हिज और हर क्रेडेंशियल्स। तो यहाँ पे अब देखो गाइस, देयर प्लूरल के लिए यूज होता है, हमें यूज करना था सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या आएगा, सबमिट्स हिज और हर क्रेडेंशियल्स बिफोर द डेडलाइन। क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग सब वर्ब भी सिंगुलर रहेगी और उसके साथ साथ कॉरस्पॉन्डिंग प्रोनाउन भी सिंगुलर रखा जाएगा, देयर नहीं। हर एप्लीकेंट को उनके क्रेडेंशियल्स नहीं, हर एप्लीकेंट को अपने अपने क्रेडेंशियल सबमिट कराने थे। तो इट इज इम्पेरेटिव दैट एवरी एप्लीकेंट सबमिट्स हिज और हर क्रेडेंशियल्स आएगा यहाँ पर, नॉट देयर क्रेडेंशियल्स। तो ऑप्शन सी वॉज योर करेक्ट आंसर। ठीक है। तो गाइज ऐसे कॉन्सेप्ट से आई होप आपको समझ आएगा कि ग्रामर पे कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं और कितनी इस तरह की गलतियां हो जाती हैं एग्जाम में। तो आप खुद से बताइएगा मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, आउट ऑफ 15 आपके कितने ठीक हुए ऑनेस्टली और आपके कितने गलत हुए। ठीक है, एंड देन वी कैन प्रिपेयर फर्दर। चलिए गाइस, तो आज के लिए इतना ही। बट जाने से पहले फिर मैं आपको अपने 3 कोर्सेज के बारे में बता जाता हूँ। हमारी टेस्ट सीरीज, अगर आपकी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है तो हमारे स्पेशल सब्जेक्ट कोर्सेज, अगर आपने क्यूआरई कर लिया है तो बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं आईआर, लेबर लॉ, अकाउंटेंसी, ये सब इनमें है। और अगर आपको एक वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहिए तो दिस इज द मास्टर कोर्स फॉर एवरीथिंग। ठीक है, आपके हर सब्जेक्ट के लिए मतलब इसमें टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। ठीक है, ये भी इसके अंदर है और आपके स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो ये है गाइस जिसमें आप सारी प्रिपरेशन अपनी कर सकते हो। द लिंक फॉर दीज कोर्सेज हैव बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। गो चेक आउट द लिंक एंड join these courses and streamline your preparation and start your journey with us. तो आज के लिए इतना ही गाइस। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, विच इज 8146207241 to for any query related to courses, related to your exam, anything at all. Or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. That's our official email ID. So that's it for today guys. I hope this will help you in your preparation and in your journey ahead. Keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. तो अच्छे से तैयारी करते रहिए गाइस। ईपीएफओ का एग्जाम जब भी मतलब आप तैयारी करते हो तो आपको समझ के चलना है, इसमें आपको होलिस्टिकली प्रिपेयर करना होता है अपने एग्जाम के लिए। सो all the very best, keep up the good work, and happy learning to all of you. Thank you so much guys.